वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद और बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट जारी है और क्या अमेजिंग सा मैच इस वक्त जा रहा है। कल सबसे पहले कुछ विकेट्स गिरी, उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी रविंद्र जडेजा की और दूसरी जानिब जो है वो रविचंद्र अश्विन की, जिन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, 113 रन बनाए और एक अच्छा खासा एक मार्जिन, एक स्कोर ऑन बोर्ड बनाने के बाद जो है वो फिलहाल मैच को स्टॉप किया गया और उसके बाद आगे कंटिन्यू किया गया मजीद मैच। तो उसके बाद विकेट्स गिरी और तकरीबन 376 रन्स का जो टारगेट है वो इंडिया ने बांग्लादेश को दिया है। बांग्लादेश अभी फिलहाल 125 रन्स बनाने में कामयाब हुआ और 8 विकेट्स अपनी गंवा दी हैं। तो कह सकते हैं कि इंडिया अगर इसी पेस के साथ जाता है तो कहीं ना कहीं तकरीबन 150 रन्स की जो लीड है वो मिल सकती है या फिर 140 रन्स की लीड जो है वो मिल सकती है। हमें ज्वाइन किया इसी के साथ नाज़रीन हाफिज इमरान साहब, आप सबकी जान क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका जी। हाफिज साहब, एक तो मैच जारी है इंडिया बांग्लादेश का और कल जो एक पार्टनरशिप लगी जिसमें सेंचुरी भी हुई रविचंद्र अश्विन की, उनकी एज को अगर हम देखते हैं, उनके स्टेमिना को देखते हैं, इंजीनियरिंग माइंडसेट है, उसके साथ हर चीज़ को स्केड्यूल करने के बाद उनकी सेंचुरी मुकम्मल हुई और आज जब मजीद अगले दिन का आगाज़ हुआ तो उस वक्त विकेट्स गई और उन्होंने तकरीबन 376 रन का टारगेट दिया है। हाफिज साहब, क्या उम्मीद कर रहे हैं? 8 विकेट्स बांग्लादेश की जा चुकी है, कितनी लीड ले लेगा इंडिया? देखिए, बात क्या है कि पहले तो जो बैटिंग परफॉर्मेंसेस हैं आज मजमूई तौर पर इंडिया की 144 फॉर 6 से अगर आप 350 से ऊपर निकल जाते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत शानदार अंदाज में कमबैक किया बैटर्स ने। जो खुसूस जडेजा और अश्विन की जो बैटिंग थी वो उनको मैच में वापस लेके आई। हाँ। और एक ऐसी जगह पर ले गए कि जहां पर वो पहली इनिंग्स में अपनी बॉलिंग ठीक करने के बाद एक अच्छी बड़ी लीड ले सकते हैं और फिर उन्होंने बॉलिंग अच्छी करके उस लीड की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अभी तक आप देखते हैं तो खेल के मासिवाए इब्तदाई खेल का जो हिस्सा था, जब बांग्लादेश ने बॉलिंग शुरू की और उन्होंने विकेट ली इंडिया की 6, उसके बाद से लेकर तो अब तक इंडिया मैच में डोमिनेट कर रहा है। रविंद्र जडेजा और अश्विन की बैटिंग शुरू होने से लेकर अब तक, जबकि बांग्लादेश की भी 8 विकेटें गिर चुकी हैं, इस वक्त तक तो पूरे अंदाज से मैच में बरसी है इंडिया की और वो उसको कंट्रोल करके आगे बढ़ रहे हैं। अश्विन और जडेजा की जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि परफॉर्मेंसेज उनकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं अपने मैदानों पर भी और दुनिया से बाहर भी जहां भी उन्होंने क्रिकेट खेली है। मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ मैचेज ऐसे रहे हैं जहां पर इंडिया को उनकी गेंद से, इंडिया को उनके बैट से जरूरत पेश आई तो उन्होंने डिलीवर किया, अपनी टीम की जरूरत के मुताबिक और तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए मुश्किलात से निकाला। ये आसान नहीं होता कि जब आपके टॉप बैटर्स सारे के सारे आउट हो जाएं और सारी की सारी जिम्मेदारी निचले नंबरों पर खेलने वाले बल्लेबाजों पर हो और वो उसको रिस्पॉन्ड करें, उसको परफॉर्म करें। देखें जडेजा का बैटिंग ऑर्डर देखें कि किस नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस देखें। पाकिस्तान के लिए लगभग 7-8 साल से क्रिकेट खेलने वाले इफ्तिखार अहमद ने चंद रोज पहले ये कहा था कि वो टेल एंडर है। वो भाई मैं टेल एंडर हूँ, ठीक है, मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ, मैं लोअर ऑर्डर हूँ, मैं मिडिल ऑर्डर नहीं हूँ। तो जिस बैटिंग ऑर्डर, जिस नंबर के ऊपर रविंद्र जडेजा ने बैटिंग की है, अश्विन ने बैटिंग की है, क्या वो ये उजर देंगे? और ये याद रखा जाए कि वो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है जी। और अश्विन जो है वो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की हैसियत से सिलेक्ट होते हैं, वो बैट्समैन की हैसियत से या ऑलराउंडर की हैसियत से सिलेक्ट नहीं होते हैं, वो एक बॉलर की हैसियत से सिलेक्ट होते हैं। तो क्या ये उजर माना जा सकता है? इसलिए जो टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं, जो खेल की समझ बूझ रखते हैं, जो स्किल्स में जिनके स्किल सेट्स जो है वो हाई होते हैं और जिन्होंने दुनिया में कुछ अचीव करना होता है, वो किसी भी नंबर के ऊपर जहां पर टीम को जरूरत होती है वहां पर परफॉर्म करते हैं। कता नजर इसके कि आप 8वें नंबर पर आए हैं लेकिन आपकी जो सिलेक्शन हुई है वो उस नंबर, तो या तो आप ना खेलें या फिर अगर आप खेलें तो नंबर को आप बीच में मत लाएं। और कितनी लंबी क्रिकेट खेलने के बाद भी अगर आप ये पेश करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो परफॉर्मेंसेज इन दोनों खिलाड़ियों ने यहाँ पर दी हैं, ये कंपैरिजन ना तो स्किल्स का है, ना ये टेम्परामेंट का है, ना फॉर्मेट का है, सिर्फ उस सोच का फर्क है जो हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि ये फर्क है। और जब आप इस माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलते हैं कि आपने परफॉर्म करना है बैन अवी सतह पर, जहां पर टीम को आपकी जरूरत है, तो फिर आप अश्विन और जडेजा से जैसी परफॉर्मेंसेज आपको नजर आती हैं। और जब आप इस अंदाज से क्रिकेट को सोचते हैं, लो जी मैं तो 8वें नंबर पर जा रहा हूँ, मैं तो 7वें नंबर पर जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप अलाउ कर रहे हैं ना कैप्टन को कि आपको उस नंबर पर खिलाया जाए, आप खुद उसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, वहां पर जाकर खेल रहे हैं।
तो ये एक फर्क है जिसको लोगों को सामने रखना चाहिए। और ये बुनियादी तौर पर जो सोच है खेल की, जो खेल की समझबूझ है, जो खेल को परखने का अंदाज है, वो मुख्तलिफ है। इसलिए इन दोनों की बैटिंग को देखते हुए और उसके बाद जैसे उन्होंने इनिंग्स खत्म करने के बाद जो बॉलर्स ने परफॉर्म किया है, यही बांग्लादेश की बॉलिंग थी जिसमें पाकिस्तान में जब खेल रहे थे तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात थी। मुश्किलात उन्होंने इंडिया के लिए भी की हैं। शुरू में उन्होंने आउट किया है, विराट को भी किया है, रोहित को भी किया है, जायसवाल को भी किया है, केएल को भी किया है, पंत को भी किया है, जायसवाल को भी किया है। उन्होंने उनकी विकेट हासिल की है, लेकिन जब मैच में कम बैक किया इंडिया ने, उसके बाद फिर उन्होंने अभी तक उनको वापस नहीं आने दिया। ठीक है जी, 350 से ऊपर वो निकले और उसके बाद जब वो बॉलिंग के लिए आए हैं तो 125 पे अभी तक मेरा ख्याल है कि वो 8 विकेट हासिल कर चुके हैं। इसमें भी सारे के सारी कंट्रीब्यूशन आपको नजर आती है जितने भी बॉलर्स उनके बॉलिंग कर रहे हैं। और इसमें भी जितने बॉलर्स आप देखते हैं इंडिया के, वो स्पेशलिस्ट हैं। वो ऐसा नहीं है कि थोड़े से बॉलर हैं, थोड़े से बैट्समैन हैं, ऐसी नहीं है। ये जो टीम पूरी इंडिया की खेल रही है, 11 के 11 स्पेशलिस्ट हैं अपने काम में। जायसवाल एज ओपनर है, विराट कोहली एज बैटर है, रोहित शर्मा एज बैट्समैन है, बिल्कुल ऐसे, रविचंद्रन अश्विन जो है वो एज ऑफ स्पिनर है, जसप्रीत बुमराह एज फास्ट बॉलर खेल रहे हैं। तो स्पेशलिस्ट का खेल है क्रिकेट। और अगर आप स्पेशलिस्ट के जरिए क्रिकेट को नहीं आगे लेकर चलते हैं, वो प्रोपोगेट नहीं करते हैं, वो लोगों में पैगाम दुरुस्त नहीं पहुंचाते हैं, तो फिर आपके नताइज ठीक नहीं होते हैं। बांग्लादेश के लिए खुशाइंद जरूर है कि उनके फास्ट बॉलर्स ने, बिलखुसूस हसन ने बड़ी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया। क्रिकेट में ये जो एक नई चीज डेवलप हुई है, फास्ट बॉलिंग का शोबा उनका बेहतर होता नजर आया है, आ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी टेस्ट मैच जीते, जहां पर इंडिया भी उन्होंने एक मौके पर बैक तो फेंक दिया था, लेकिन वो वापस आए, इंडिया ने उसमें बाउंस बैक किया। लेकिन जो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स हैं उनकी भी कारकर्दगी काबिल तारीफ है और ये हौसला अफजा है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए भी। जी बिल्कुल सही। हाफिज साहब, क्योंकि अभी इंडिया की बात हो रही थी और जिस स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने अपना टेस्ट का मैच खेला है, यकीनन बहुत बेहतरीन अंदाज़ है जिसका जिक्र आपने भी किया। अगर हम बात करते हैं अभी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक तरफ चैंपियंस कप जारी है, दूसरी जानिब जो है वो वुमेन की T20 सीरीज़ भी जारी थी साउथ अफ्रीका के साथ, जो पाकिस्तान हार गया। आखिरी मैच जो है वो साउथ अफ्रीका ने विन किया और रन्स ऑन बोर्ड जो है वो हाफिज साहब बहुत ज़्यादा नहीं थे। मतलब क्या कहेंगे इस हार के बारे में जो पाकिस्तान को हुई है? अगरचे एक मैच हमने विन किया लेकिन हम सीरीज हार गए। पाकिस्तान की वुमेन्स टीम की कारकर्दगी हाजी करीब में बहुत ज्यादा अच्छी रही है और एक एक मैच अगर आप बरसों बाद देखते हैं तो उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर खुश हुआ नहीं जा सकता। वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान में जीत कर गया था, वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान खेलने के लिए है और साउथ अफ्रीका ने जीत ली है। तो अगर तो मुतबा नजर यह है कि हमने सिर्फ एक मैच जीत कर खुश हो जाना है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो हर वक्त हारने के बाद कहना कि हम सीख रहे हैं, सीखने का अमल जो है वो तो सारी जिंदगी जारी रहता है इंसान का, बहुत से गोर तक जारी रहता है। लेकिन कहने की बात यह है कि जब आपके पास हर तरह के वसाइल और सहूलियात मौजूद हैं, तो फिर आप तसलसल के साथ जीत की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं?